नमस्कार, वंदे भारत का वक्त है। रात के 9 बज चुके हैं और मैं भारत की बेटी पूर्णिमा मिश्रा। कामयाबी के रास्तों पर मंजिल लिखने वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि मंजिल करीब आते आते उनके पांव काट दिए जाएंगे। बुलंदी की परवाज भरने वाली आंखों को इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया कि हजारों रातों की थकी आंखों में लिखे सवालों के सारे जवाबों को कोई फाड़ जाएगा। किसी की मां ने अपने जेवर गिरवी रखकर तो किसी के पिता ने एडवांस सैलरी लेकर अपने बच्चों की फीस भरी थी, लेकिन अफसोस इस मेहनत पर जिम्मेदारों ने सिफर यानी जीरो लिख दिया। सपनों के जहान में गुम माएं अपने अपने बच्चों की नौकरी की आस अपने दिलों में लगाए बैठी रह गई। हर पिता अपने बच्चों के भविष्य की चाहत में ख्वाब बुनता रह गया कि बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, परिवार का सहारा बनेगा, और इसी उम्मीद के वास्ते माँ बाप ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी लगा दी। लेकिन आखिर में जब पता चलता है कि बच्चों की पढ़ाई पर खर्च की गई पूंजी किसे कुएं में गिरा दी गई, जो अब वापस लौट कर नहीं आ सकती। जी जान लगाकर, रातों की नींद उड़ाकर, दिन का सूरज देखे बगैर तैयारी करने वाले बच्चों को जब ये पता चलता है कि उनकी मेहनत बेकार हो चुकी है, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला, तो हिम्मत का आसमान जमीन पर आ जाता है। यकीनन आप भी इस वक्त खुद को ठगा महसूस कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जिस कमाई को हमने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए लगाया था, जिम्मेदारों ने उसे मिट्टी में मिला दिया। पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों को देखिए, जिनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। एक बार फिर छात्रों के अरमान टूटे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये छात्र नौकरी मिलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें बदले में मिली तो सिर्फ लाठियां। और सिर्फ पटना ही क्यों, आए दिन ऐसी तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आती रहती हैं। आए दिन छात्रों पर लाठियां चलाई जाती हैं। कभी कोई पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई सॉल्वर गैंग पकड़ा जाता है। लगभग हर सरकारी भर्ती की तस्वीर एक जैसी ही नजर आती है। आखिर कौन आपके सपनों को तोड़ रहा है? आखिर कौन आपके सपनों को छीन रहा है? आपकी जिंदगी भर की कमाई को कौन लूट रहा है? पटना की सड़कों से उठी ये आवाज पूरा देश पूछ रहा है, जिसका जवाब ना गूगल बता पाएगा और ना ही कोई जिम्मेदार मंत्री। किसी भी राज्य में परीक्षा हो, वहां दलालों का नेटवर्क शुरू हो जाता है, जो यह दावा करता है कि परीक्षा में पास कराने का, नौकरी दिलाने का सिर्फ पैसे का खेल है, क्योंकि पैसे के दम पर नौकरी बिकती है। दिखा रहे हैं किस तरह से जो है छात्रों पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। दलालों का नेटवर्क, रोजगार के दलाल, नौकरी क्राइम के किरदार, नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का खेल। जिस पर आपके बच्चे का हक वो कोई और ले रहा है। क्या है दलालों का नेटवर्क? मेहनती बच्चों का हक कौन छीन रहा है? कैसे चलता है ये रैकेट? कौन ऑपरेट करता है ये नेक्सस? नौकरी बिकती है। आखिर ये क्यों ना कहा जाए कि नौकरी बिकती है? कड़ाके की सर्दी में पटना की सड़कों पर छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, वाटर कैनन की बौछार की गई। बीएसएससी के छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। एक और पुलिस की बैरिकेडिंग थी तो दूसरी ओर छात्रों का हुजूम था।
बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने की नौबत आ गई। डाक बंगला चौराहे पर छात्रों को बेरहमी से कुछ इसी तरीके से पीटा गया। हम लोग का शांतिपूर्ण मार्च था, लेकिन पुलिस बिना वजह हम लोग पर लाठी चार्ज किया। सर ये सरकार एकदम बेरहमी की तरह छात्रों को मार रही थी, दौड़ा दौड़ा। पूरा आप लोग वीडियो देखे होंगे, ऐसा मार रहा था जैसे मतलब कोई बिना दर्द के मार रहा था। हमारा कोई गलती नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बिहार के अलग अलग जगहों से युवा मांगने तो सरकारी नौकरी आए थे, लेकिन उन्हें मिली तो सिर्फ सरकारी लाठियां। तस्वीरें देखिए, इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने चुनी हुई सरकार से रोजगार की मांग कर दी। रोजगार मांगने पर छात्रों का बहा खून है। पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार का ये लाठी वाला कानून है। बिना दर्द के मार रहा था। बहुत लड़कों का पैर टूटा है, हाथ टूटा है। किसी छोटे बच्चे की तरह छात्र अपने चोट के निशान दिखा रहे हैं। इस भीषण ठंड में जब पूरा भारत या तो अलाव के सामने बैठा है या फिर घर में दुबका है, तो सोचिए इनके ऊपर पड़ी इन बेरहम लाठियों ने कितना दर्द दिया होगा। कैसे किसी का हृदय इतना पाषाण हो सकता है? कैसे कोई इतना कठोर हो सकता है कि बच्चों के ऊपर लाठी बरसाने में उफ की आवाज न आई? ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है छात्रों पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। इस वक्त लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देखिए छात्रों पर जो है लाठी चार्ज किया जा रहा है। सड़कों पर पड़ी हुई है चप्पलें, सड़क पर छूट गई है किसी की टोपी, सड़क पर टूट गए हैं छात्रों के अरमान। हाय रे ये बेरहम कानून, जहां नौकरी मांगने पर मिलती है तो सिर्फ लाठियां। सीधे लाठी चार्ज जो है वो किए जा रहे हैं। देखिए पुलिस के द्वारा लगातार उन तमाम छात्रों पर किस तरह, इधर ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो है छात्रों पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। इस वक्त लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से देखिए छात्रों पर जो है लाठी चार्ज किया जा रहा है। बड़ी तैयारी करते हैं साहब, बड़ी उम्मीदें होती हैं सरकार से कि एक दिन मिल जाएगी नौकरी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बिहार में पेपर लीक होने का मानो रिवाज सा बन गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक की परीक्षा ली थी, लेकिन सरकार और सिस्टम की मेहरबानी से परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया। बाद में जांच के लिए बीएसएससी ने पहली पाली की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की, लेकिन छात्रों का कहना है कि तीनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाए। इसी मांग को लेकर छात्र पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे, जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इसके पीछे की वजह उन लोगों को प्रोसेशन निकालने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने इलीगल तरीके से प्रोसेशन निकाला। वो रूट दिए हुए थे जेपी गोलंबर से आने का, वो धोखा देकर एग्जीबिशन में घुस करके इधर आ गए। आते ही यहाँ पर बैरिकेडिंग को उलट दिया, पुलिस पर उन्होंने हमला करने का प्रयास किया, हिंसा पर उतारू हो गए। वैसी स्थिति में कानून का फर्ज बनता है कि विधि व्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाए वो उसने उठाया और इनको नियंत्रित किया। पुलिस का कहना है कि छात्रों ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद लाठियां चलाई। अगर जान चल गई तो मैं अपने आप को जला दूंगा यहाँ पे। छात्रों में गुस्सा है, उबाल है, कुछ छात्रों को चोट आई है, कुछ दर्द में है। छात्र पहली बार सड़कों पर नहीं आए हैं, पहले भी इन्होंने लाठियां खाई हैं और हर बार सरकार की तरफ से मिला है तो सिर्फ आश्वासन। सरकार के लोग ये तो कहते हैं कि उन्हें जरूर भरोसा है कि वो सभी बातों को हल कर लिया जाएगा, छात्रों की बात सुनेंगे, लेकिन बात आखिर तेजस्वी यादव तक भी पहुंचती है, लेकिन फिर आश्वासन ही मिलता है, तारीख पे तारीख मिलता है। सरकार को लेकर के लगातार ये घेराव होता है और छात्रों की बातें वहीं के वहीं धरी रह जाती हैं। आश्वासन सरकार देती है तो सिर्फ आश्वासन, लेकिन यहाँ तो सवाल पेट का है जो आश्वासन से नहीं भरने वाला। एक सवाल और है कि क्या बिहार में नौकरी मांगना अपराध है? जवाब खुद से तलाशिएगा। किसे ढकेल कर गाड़ी में बिठाया जा रहा है, किसी पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं।
ये तो सिर्फ पटना की तस्वीरें हैं, लेकिन राज्य कोई भी हो, कमोबेश हर तरफ हालात एक जैसे हैं। बीते साल 2022 में कई पेपर लीक हुए, जिससे शिक्षा व्यवस्था और राज्य की सरकारों पर सवालिया निशान भी लगा दिया। बात उत्तर प्रदेश की सबसे पहले करेंगे, जहां पर लेखपाल की मुख्य परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इंटरमीडिएट में अंग्रेजी विषय का पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। अब बात दूसरे राज्य यानी राजस्थान की, जहां वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एक पर्चा लीक हुआ और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सामने आए। अब बात बिहार की, जिसकी कुछ तस्वीरें अभी आपने देखी। बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी कमोबेश ऐसे ही हालात। यूके SSSC का पेपर यहां पर भी लीक हुआ। अरुणाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ। छात्रों का भविष्य यहां पर भी अधर में लटका नजर आया। तो पश्चिम बंगाल में भी डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतिम साल परीक्षा के पहले दिन ही लीक हो गया। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला सामने आया। एचपीयू की यूजी प्रश्न पत्र उसके क्वेश्चंस परीक्षा से पहले ही लोगों के सामने आ गए, स्टूडेंट्स के बीच पहुंच गए। लेकिन ये सिर्फ 2022 की तस्वीर है। अगर आप पीछे जाएंगे, न जाने कितने वंदे भारत शो आपको ये तस्वीरें दिखाने के लिए कम पड़ जाएंगे, जहां पर छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आया। अब बात अगली खबर की करेंगे। एक तरफ अंजलि हत्याकांड की जांच चल रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ सवाल बढ़ते जा रहे हैं कि आखिर 31 दिसंबर की उस रात हुआ क्या था। अंजलि की दोस्त को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। निधि और अंजलि के परिवारों के बयान अब मेल भी नहीं खा रहे। नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। अपनी भव्यता पर इतराने वाली दिल्ली की सड़कों पर मार दी गई अंजलि को इंसाफ का इंतजार अभी बाकी है। विभत्स हत्या का पूरा सच सामने आना अभी बाकी है कि आखिर क्यों अपने दोस्त को छोड़कर भाग गई थी निधि। अभी बाकी है ये जानना कि आधी रात को घिसटती हुई बिटिया को बचाने के लिए पुलिस वाले कहां थे। अभी बाकी है बहुत कुछ। लेकिन अंजलि की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, वो भय से भर देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि अंजलि के शरीर पर करीब 40 जख्म थे। शरीर से ब्रेन का हिस्सा गायब था। मौत की वजह खून बहना और सदमा है। फुटेज में वो लड़की साथ में थी, 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। पुलिस प्रशासन उससे सख्ताई से पूछे कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है निधि की तरफ से। गड़बड़ है निधि की तरफ से, पूरा ही गड़बड़ है। क्या है कि जिस होटल में गई थी, उस होटल में उसने खुद लड़की को बुलाया था। कि उसने बुलाया, उसने जबरदस्ती करवाने की हमारी भांजी के साथ कोशिश करवाई है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। वो लड़की जानबूझ को उसको पकड़ के ले जाने की कोशिश करी है, जो फुटेज में आ रहा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने निधि के उस बयान पर भी संदेह खड़ा कर दिया है, जिसमें उसने समझाया था कि निधि ने बहुत शराब पी रखी थी। ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मगर निधि जो कह रही है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं कह रही है। मैम अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहाँ पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं। इधर एफएसएल की टीम लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। एफएसएल की टीम को आरोपियों के कार के नीचे अंजलि के खून के स्टेन मिले हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर अंजलि से जुड़ा कुछ भी नहीं मिला। तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इस बीच एक और तस्वीर मिली है। ये तस्वीर निधि की है, जो उसके घर के पास सीसीटीवी में दर्ज हुई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मांग कर रही हैं कि आरोपियों को फांसी हो और निधि की जांच की जानी चाहिए। टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। ये जो भी दोषी हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अंजलि हत्याकांड अभी भी सवालों से घिरा हुआ है। सवाल मौत की पहेली से लेकर तमाम सवाल हैं, जिसके जवाब आने बाकी हैं। और इसी बीच अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया वो दिल दहला देने वाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन कौन सी डिटेल सामने आई हैं, ये डिटेल रिपोर्ट क्या कहती है, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि अंजलि के शरीर पर करीब 40 जख्म के निशान थे। इसके साथ शरीर से ब्रेन का हिस्सा गायब। ये आरोप परिवार वालों की तरफ से भी लगाया गया था। खोपड़ी की हड्डी में ऊपर और नीचे फ्रैक्चर आया क्योंकि घिसटने की वजह से जो शरीर था वो बहुत डैमेज हुआ। दोनों ही फेफड़े उस दौरान बाहर आ गए थे जब 13 से 14 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया। पीठ की तरफ पसली की हड्डी भी साफ तौर पर दिखने लगी थी। दोनों पांव घुटनों के नीचे पिसे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे थे। बहुत मुश्किल था अंजलि के मृत शरीर को उस वक्त देखना। पेट में केवल आधा पचा हुआ खाना था। वो बहुत ही खराब जो उस वक्त की तस्वीर नजर आई। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स। मौत की वजह ज्यादा खून बहना और इसके साथ ही सदमा। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर अंजलि की मौत की वजह क्या रही है। अंजलि को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन परिवार के जख्मों पर मरहम जरूर लगाया जा सकता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और निर्भया की मां ने अंजलि के परिवार से मुलाकात की। सिसोदिया ने परिजनों को न्याय का भरोसा दिया और परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। वहीं निर्भया की मां ने मुलाकात के बाद कहा कि उन्हें निधि के बयान पर भरोसा नहीं है। इसके साथ परिवार के सदस्य के लिए नौकरी की मांग भी उन्होंने की है। कल वंदे भारत में इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था और मैंने यानी भारत की बेटी ने ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए थे जो सवाल अब भी अनसुलझे हैं। जाहिर है कि अंजलि हत्याकांड में कई सवाल बीतते दिन के साथ गहराते जा रहे हैं। इसके साथ एक बार फिर से भारत की बेटी आपके सामने उन सवालों को दोहराती है। सवाल यह है कि होटल से निकलने के बाद आखिर हुआ क्या था, उसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। रात 2:24 पर अंजलि और अपने आप को अंजलि की दोस्त बताने वाली निधि, ये दोनों साथ थे। हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त कितने बजे थे, एग्जैक्ट समय उस वक्त क्या था। अंजलि का फोन 10 बजे रात को स्विच ऑफ हुआ, लेकिन वो फोन आखिर है कहां, उस फोन के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। होटल में किस बात पर अंजलि और निधि के बीच झगड़ा हुआ, जिसके कुछ सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई थी। होटल के बाहर झगड़े के वक्त 4 लड़के मौजूद थे, ये गायब हो चुके हैं। वो चारों लड़के आखिर है कौन, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और जाहिर बात है कि पुलिस को अपनी जांच में इन तमाम सवालों का भी जवाब देना होगा। जवाब दिल्ली पुलिस को देना है। शायद तभी अंजलि हत्याकांड का पूरा सच सबके सामने आ पाएगा। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, कहने को तो यहाँ की पुलिस बहुत हाईटेक है, सुरक्षा के दावे भी तमाम हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर नजर आती है। अभी अंजलि की वारदात की जांच पूरी नहीं हो पाई कि तभी दिल्ली में बर्बरता की एक और कहानी लिख दी गई। दिल्ली में बर्बरता की इंतहा हो गई है। अंजलि के साथ हुई वारदात की जांच चल ही रही थी कि पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में भी शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहाँ 31 दिसंबर को दिन दहाड़े दिल्ली में एक और लड़की को कार में खींचने की कोशिश की गई। वहीं साथ में न्यू ईयर न मनाने पर लड़की को तेजाब फेंकने की धमकी दी। नए साल के जश्न के लिए दिल्ली में एक और लड़की के साथ बर्बरता होने से बाल बाल बची थी। यहाँ कुछ आरोपी लड़कों ने एक लड़की को 31 दिसंबर को दिन दहाड़े लड़की को कार में खींचने की कोशिश की थी। ये मामला ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर इलाके का है, जहाँ साथ में नया साल न मनाने पर तेजाब फेंकने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि एक युवक ने पीड़िता को जबरन जश्न में शामिल होने के लिए कहा। जब पीड़िता ने चलने से इंकार कर दिया तो युवक ने लड़की पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। मामले को लेकर एक राहगीर ने पुलिस को पीसीआर कॉल की, जिसकी वजह से कोई अनहोनी होने से बच गई। लड़की की उम्र 19 वर्ष है। पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है।
वहीं खींचतान के दौरान युवती घायल भी हुई है, जिसके बाद युवती को प्राथमिक उपचार दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। यूपी को धनवान बनाने के लिए सीएम योगी ने प्लान तैयार कर लिया है। यूपी में हर हाथ रोजगार हो, इसके लिए यूपी को तैयार कर लिया गया। निवेश के लिए सीएम योगी और उनकी टीम तैयार है, यानी अब निवेश के लिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। शिक्षा, रक्षा, व्यापार, यूपी में रोजगार। निवेश के लिए उत्तम प्रदेश है उत्तर प्रदेश। हर हाथ हो रोजगार, इसके लिए यूपी तैयार। यूपी को धनवान बनाने के लिए, हर हाथ रोजगार देने के लिए, शिक्षा और रक्षा व्यापार बढ़ाने के लिए यूपी का प्लान तैयार है। निवेश के लिए प्रदेश को उत्तम बना दिया गया है और अब निवेश लाने की मुहिम चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम जी जान से जुटी हुई है। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं, जहां प्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात बताई। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, बिना भेदभाव के हर तबके को लाभ दिया है। किसी एक पे नहीं, हर एक सेक्टर में हम लोगों ने काम किया, बिना भेदभाव के काम किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम हो, हमने प्रभावी ढंग से लागू की, बिना भेदभाव के हर तबके को उसका लाभ दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किया हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना पाया। कोई मुख्यमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा, रोजगार, व्यापार हर क्षेत्र में किए गए कामों को बताया और यूपी में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ फुल एक्टिव मोड में है। विदेशी निवेशकों से मिले उत्साहजनक रिस्पांस के बाद अब सीएम योगी देसी निवेशकों को लुभाने में जुटे हुए हैं। मुंबई समेत 7 बड़े शहरों में रोड शो वो करेंगे, जिसकी शुरुआत करने के लिए वो मुंबई पहुंचे हैं। उनके साथ राजस्व मंत्री रविंद्र जायसवाल और उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी समेत कई प्रमुख अधिकारी भी मुंबई में मौजूद हैं, जहां वो कई घरेलू निवेशकों को साधने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 5 जनवरी की सुबह सीएम योगी बैंकर्स और फिनटेक क्षेत्र से जुड़े लोगों से मिलेंगे और इसके बाद वो मुंबई रोड शो में भाग लेंगे। रोड शो में टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज, आदित्य बिरला समूह, पिरामल एंटरप्राइज, पाले एग्रो, JSW ग्रुप, स्टार एवं डिज्नी समूह, हिंदुजा ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी ग्रुप, हीरानंदानी ग्रुप के प्रतिनिधि से मिलेंगे। सीएम योगी उत्तर प्रदेश को देश के विकास का इंजन बनाने में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि यूपी के विकास से ही देश का विकास गति पकड़ेगा। उनका मानना है कि यूपी के विकास से ही देश की विकास की गति तेज होगी। 5 जनवरी से शुरू हो रहा रोड शो 27 जनवरी तक चलेगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ उनके मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ सदस्य और अधिकारी उद्योग जगत से संपर्क के लिए भेजे जा रहे हैं। तो ये है योगी का प्लान। योगी सरकार 10 से 12 फरवरी में यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2023 करने जा रही है, जिसके टारगेट का आधे से ज्यादा निवेश अभी ही पूरा कर लिया गया। विदेशी दौरों के बाद अब घरेलू निवेशकों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का एक ग्रुप देश के बड़े शहरों में कल से रोड शो भी करने जा रहा है। कौन कहां पर कब रोड शो करेगा, आइए उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। यानी कि टीम योगी की तैनाती कहां कहां की गई है। सबसे पहले बात मुंबई की करेंगे, जहां पर 5 जनवरी को
सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करने वाले हैं। सीएम योगी बड़े उद्योगपतियों से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। सीएम के साथ नंद गोपाल नंदी और रविंद्र जायसवाल मुंबई में मौजूद हैं। इधर 9 जनवरी को चेन्नई में, जहां पर सुरेश खन्ना, असीम अरुण और नितिन अग्रवाल शामिल होंगे। इधर नई दिल्ली तारीख होगी 13 जनवरी, जब AK शर्मा, नंद गोपाल नंदी, योगेंद्र उपाध्याय और संदीप सिंह रोड शो में शामिल करेंगे। कोलकाता में तारीख 16 जनवरी केशव प्रसाद मौर्य, दयाशंकर सिंह और अजीत सिंह पाल शामिल होंगे। हैदराबाद में 18 जनवरी को ब्रजेश पाठक, योगेंद्र उपाध्याय और अरुण सक्सेना रोड शो करने वाले हैं। अहमदाबाद में 20 जनवरी को जितिन प्रसाद, सूर्य प्रताप शाही, जयेंद्र प्रताप और जसवंत सैनी शामिल होंगे। तो बेंगलुरु में भी योगी की टीम 23 जनवरी को मौजूद रहेगी और इस टीम में शामिल नंद गोपाल नंदी, योगेंद्र उपाध्याय और असीम अरुण रहने वाले हैं। यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ अग्रसर योगी सरकार का यह पहला कदम है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का टारगेट रखा गया है और अभी समिट को 1 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन दुनिया के 16 देशों से 7,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के लिए आ चुका है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश को लेकर ही है, जहां पर यूपी में सीएम योगी ने बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव न कराने का संकल्प लिया था, जिसमें पहली बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें बिना आरक्षण चुनाव कराने के लिए कहा गया था। यूपी में नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसा है। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव नहीं होगा, जिसमें उन्हें पहली बड़ी जीत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सरकार की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाई कोर्ट ने कहा था कि बिना आरक्षण निकाय चुनाव तुरंत करवाए जाए। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। ओबीसी आरक्षण पर छिड़े सियासी युद्ध के बीच योगी सरकार ने पहला पड़ाव तो पार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। योगी सरकार की इस पहली जीत पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जो नगर निकाय चुनाव से संबंध में दिया है उसका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और माननीय न्यायालय के आदेश पर एक जो समय सीमा दी गई है उस समय सीमा में आरक्षण लागू करके चुनाव संपन्न कराए जाने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। बता दें कि योगी सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की प्रतिबद्धता को जता चुकी है। हाईकोर्ट से निकाय चुनाव में ओबीसी अधिसूचना पर रोक के बाद योगी सरकार आरक्षण के सर्वे के लिए आयोग का गठन भी कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने दावा किया कि पिछड़ा आयोग 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और जिन निकायों में कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां 3 सदस्यों की प्रशासनिक कमेटी काम करेगी। मतलब साफ है कि योगी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव नहीं करवाएगी। श्री समेत शिखर को टूरिस्ट प्लेस घोषित किए जाने के बाद से ही जैन समाज का प्रदर्शन जारी है। जयपुर में अनशन पर बैठे जैन मुनि स्वर्गीय सागर महाराज ने प्राण त्याग दिए और इसके बाद से ये आंदोलन और तेज हो चला है। श्री समेत शिखर को टूरिस्ट प्लेस घोषित करने के बाद जैन समाज में गुस्सा है। देश भर में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। देश के अलग अलग कोने में कई जैन मुनि अनशन पर बैठे हैं। ऐसे ही जयपुर में अनशन पर बैठे जैन मुनि स्वर्गीय सागर महाराज ने पवित्र स्थल श्री समेत शिखर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिसके बाद जैन समाज का आंदोलन और तेज हो गया। कई और जैन मुनि अनशन पर बैठ गए हैं। सभी की एक सुर में मांग है कि श्री समेत शिखर को टूरिस्ट प्लेस नहीं पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। राजस्थान, हरियाणा, मुंबई, झारखंड। आंदोलन की कुछ तस्वीरें जहां सब एक ही नारा लगा रहे हैं,
जन जन का नारा है, श्री सम्मेद शिखर हमारा है। मुंबई में आजाद मैदान पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। तीर्थ बचाओ महासभा की रैली में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए। शिखर जी और गिरिराज पर्वत 2 ऐसे धार्मिक स्थल है जो जैन समाज के लिए सबसे बढ़कर जो है माना जाता है कि उनके लिए, और उस स्थल की बचाने के लिए पर्यटन स्थल सरकार ने जो घोषित किया है उसे रद्द करने के लिए इनका विरोध प्रदर्शन आज आक्रामक होता जा रहा है। राजस्थान के राजसमंद जिले में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। आमेट में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर रैली निकाली। इस दौरान सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। गुरुग्राम में भी लोगों ने प्रदर्शन किया और श्री सम्मेद शिखर को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर मौजूद श्री सम्मेद शिखर को झारखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है। इसी बात का विरोध हो रहा है। वहां पहुंच रहे जैन धर्मावलंबियों ने भारत 24 से बात करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा कि ये उनका सबसे पवित्र तीर्थ है जिसे वो कभी भी छोड़ नहीं सकते। जैन धर्मावलंबियों की मान्यता है कि उनके 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यही निर्माण प्राप्त किया था। आप इनकी आस्था को देख सकते हैं कि किस तरीके से नंगे पैर 29 किलोमीटर का सफ़र रात के 1:30 बजे से शुरू करके और अभी दिन के 12 बजे तक के 28-29 किलोमीटर का दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ाई करके और अपने तीर्थंकर का दर्शन करने के लिए उस सम्मेद शिखर पर जाते हैं। सम्मेद शिखर को लेकर के पूरे देश में आंदोलन चल रहा है कि इसे धार्मिक स्थल घोषित किया जाए। मामले में सियासत भी होने लगी है। झारखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है कि हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल में वहां मदिरा और मांस खुलकर बिक रहा है, तो आखिर ये सरकार उस स्थान की पवित्रता बनाए क्यों नहीं रखी? और इन्होंने खुद संकल्प जारी करके उस जगह को पर्यटन स्थल क्यों घोषित किया, वो भी 28 दिसंबर 2021 को। शांत स्वभाव के माने जाने वाले जैन समाज का गुस्सा सुग्गेय सागर महाराज के निधन के बाद तेज होता जा रहा है। अगर मामले में जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया गया और मामले का हल नहीं निकाला गया तो ये आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है। तो देश भर में जैन समाज का ये प्रदर्शन जारी है। आइए जरा इस खबर को भी आपको तफसील से समझा देते हैं। श्री सम्मेद शिखर को झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया, जिसको लेकर बवाल मचा है। सबसे पहले सम्मेद शिखर के बारे में आपको बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि ये जैन समाज के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्यों। समझिए श्री सम्मेद शिखर को। श्री सम्मेद शिखर झारखंड के गिरिडीह में है और जैन समाज की आस्था का ये बहुत बड़ा केंद्र है। ये तीर्थ पारसनाथ पर्वत के नाम से भी लोगों के बीच मशहूर है। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहां पर मोक्ष प्राप्त किया। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी यहां निर्वाण प्राप्त किया। पवित्र पर्वत के शिखर तक श्रद्धालु पैदल या फिर डोली में जाते हैं। दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए 9 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। जाहिर है कि जैन समाज के लिए श्री सम्मेद शिखर बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपने देख लिया। अब आपको यह भी समझा देते हैं कि आखिर विवाद क्या है, क्यों देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है और क्यों जैन समाज में इसे लेकर इतनी नाराजगी है। आखिर क्यों जगह जगह जैन समाज का यह विरोध नजर आने लगा है। दरअसल सरकार ने श्री सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल, एक टूरिस्ट प्लेस घोषित किया है और तीर्थ स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का जैन समाज का यह पूरा विरोध है। जैन समाज का तर्क है कि श्रद्धालुओं की बजाय पर्यटकों के आने से इसे नुकसान होगा। जाहिर है इसकी वजह से होटल्स खुलेंगे, लोग मांस मदिरा का सेवन करेंगे, जिससे इस तीर्थ स्थल की पवित्रता खत्म होगी और इसी को लेकर यह नाराजगी है। 2019 में केंद्र सरकार ने श्री सम्मेद शिखर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने एक संकल्प जारी कर जिला प्रशासन की अनुशंसा पर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया और इसी का विरोध हो रहा है। लेकिन यह विरोध तब और ज्यादा तेज हुआ जब शराब पीते एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था और एक बार फिर से सरकार अपना फैसला ले, इसकी मांग जैन समाज के लोगों द्वारा की जा रही है। अब बात उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में हल्द्वानी अतिक्रमण हटाने का मुद्दा गर्माता जा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया ताकि अवैध कब्जे से हटना ना पड़े। शाहीन बाग पार्ट 2 पर अब राजनीति भी गर्मा गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जोरों पर है ठंड।
और इस ठंड में सड़क पर हैं महिलाएं और बच्चे। ये धरने पर बैठे हैं क्योंकि इनका आशियाना खतरे में पड़ गया है। लेकिन जिससे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उससे इसको शाहीन बाग पार्ट 2 कहा जा रहा है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। आदेश के बाद से ही वहां रह रहे लोगों की नींद और चैन खो गया है। अब वो भी महिलाओं और बच्चों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। गुजारिश है हमारी भारत सरकार से, कहते हैं कि हमें रोटी और कपड़ा मकान चाहिए। हम ज्यादा कुछ नहीं कहते साहब, हमें मकान दे दे, हमें कहीं हमारे छत दे दे छुपाने के लिए, हमें यही बहुत है सर। 10 तारीख का टाइम दिया है और परेशानी इतनी है, ठंड का आलम है, बच्चों का गरीब गुरबत औरत है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अब ये कहाँ जाएंगे बताओ। हम ऐसे बस्ते ऐसे खाली ऐसे कर देंगे, पहले इन्होंने बनने को दिया हमें, जब अगर बनने जाओ यहाँ बसे तो बनने को दिया, ये पहले तो ये है। ये एक जमाने से लाली ये स्कूल बने हुए हैं जो जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये काफी साल से हैं। ये हटा रहे हैं, ये बच्चे एक जगह नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब ये उजाड़ दिए जाएंगे। उधर प्रशासन का कहना है कि यह जमीन रेलवे की है और 1975 में इस पर अवैध कब्जा कर गफूर बस्ती को बसाया गया है। इस जमीन पर करीब 4500 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसे छोड़ने को वो कतई तैयार नहीं है। और अब जबकि गफूर बस्ती से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो ये लोग बेघर होने की दुहाई दे रहे हैं। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है। गुरुवार को इस पर सुनवाई भी होगी, लेकिन इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंसानियत का हवाला देते हुए इन परेशान लोगों की मदद करने की अपील की है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी बचाव में उतर आए हैं। 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा तो। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। देखिए ये हल्द्वानी में है और 85 साल से लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। विकास के काम होते हैं, सौंदर्यीकरण होता है, वो इंसानों की कॉस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो भी वो करते हैं वो इंसानों के लिए करते हैं। ये इस तरह से उजाड़ देना, कोई ना कोई अल्टरनेटिव उसका निकाला जा सकता है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने से पहले उनका पुनर्वास करे। फिलहाल प्रशासन ने 10 जनवरी के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। बिहार में चारा बहुत फेमस है। पशुओं का चारा काफी दशकों तक सियासी मुद्दा भी बना रहा और एक बार फिर से इस चारे की चर्चा हो रही है। इसे मिल रहा है VIP ट्रीटमेंट, क्योंकि चारे को एम्बुलेंस से ढोया जा रहा है। बिहार के चारा घोटाला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह घोटाला देश की राजनीति में दशकों तक मुद्दा बना रहा। चारा घोटाला में एम्बुलेंस का भी मुख्य किरदार था, जिसके नाम पर करोड़ों डकार लिए गए। कागजों में दिखाया गया था दिल्ली और हरियाणा से पशुओं को एम्बुलेंस में लाया गया है, लेकिन जब जांच हुई तो इनके नंबर प्लेट स्कूटर के निकले। अब ऐसे ही एक बार फिर से एम्बुलेंस चर्चा में, एक बार फिर से मामला चारे का ही है। पशुओं की चिकित्सा के लिए सरकार ने एम्बुलेंस सेवा शुरू की, लेकिन अब ये मजाक बनकर रह गई है। ये एम्बुलेंस चारा ढोने के काम आ रही है। पूरा मामला पटना सिटी के दीदारगंज का है, जहां श्री कृष्ण गौशाला में पशुपालन विभाग की एम्बुलेंस से मवेशियों के लिए चारा लाया जा रहा है। पूरा मामला कैमरे में कैद होने के बाद इस मामले में डॉक्टर्स ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो आ रहे थे, इसलिए इसमें चारा भी साथ लेकर आ गए। एक्चुअली वहाँ चोकर था, इसी का खाना वहाँ रखा हुआ था, यहाँ खाना का कमी हो गया था, तो वहाँ से चोकर हम आए तो यहाँ कैंप भी लग गया, गाड़ी भी आ गया और चोकर भी। बहरहाल जिस एम्बुलेंस में डॉक्टर के साथ दवा होनी चाहिए, उसमें दवा तो न दिखी, लेकिन चारा जरूर था।
इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह पशुओं की देखभाल हो रही है और क्या क्या उनके नाम पर हो रहा होगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है और इसके लिए साउथ अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा बैच आने वाला है, जिन्हें पिछले 6 महीने से क्वारंटीन किया गया है। 17 सितंबर 2022 ये वो तारीख है जब नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। ये चीते कूनो को अब अपना घर मान चुके हैं। अब इनकी टोली एक साथ शिकार पर निकलने लगी है। धीरे धीरे ये कूनो के माहौल में ढल चुके हैं। पार्क मैनेजमेंट चीतों की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर जमाए हुए है। अब इन चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है, जिसके लिए इस महीने के आखिर तक दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 12 चीतों का यह दूसरा बैच पिछले 6 महीने से क्वारंटीन रखा गया है। अब दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत अंतिम दौर में है, जिन्हें जनवरी में ही भारत लाया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने वाले 12 चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क में 14 बाड़े तैयार किए गए हैं। इनमें 6 बाड़े पहले से ही बने थे, जबकि 8 बाड़ों को अब तैयार किया गया। इन बाड़ों में दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने वाले चीतों को क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही ये भी तैयारी की जा रही है कि पहले से कूनो के बाड़े में रह रहे नामीबिया के 8 चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया जाए। इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में कहा था कि भारत के जंगलों में चीतों को फिर से बसाने का सरकार प्रयास कर रही है, जिसके लिए 38 करोड़ 7 लाख रुपए चीतों को लाने के लिए आवंटित किए गए थे। ये परियोजना 2025-26 तक चलेगी। जम्मू कश्मीर सैलानियों से गुलजार होने लगा है। जम्मू कश्मीर में काफी संख्या में पर्यटक आने लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह कहा गया कि साल 2022 में 22 लाख से ज्यादा सैलानी जम्मू कश्मीर गए और घाटी को गुलजार किया। जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, लेकिन 90 के दशक के बाद आतंकवाद बढ़ता गया और जन्नत में अशांति आई। लेकिन अनुच्छेद 370 निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बहने लगी है। आतंकियों के हॉटस्पॉट वाली घाटी अब सैलानियों का हॉटस्पॉट बन चुकी है। जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नई रिपोर्ट पेश की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित राज्य में पर्यटन के आंकड़े शेयर करते हुए कहा कि कभी आतंकवादियों का स्थल माने जाने वाला जम्मू कश्मीर अब पर्यटकों का स्थल बन गया है। टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना कश्मीर। 2022 में 22 लाख सैलानियों ने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया। पिछले सर्वाधिक आंकड़ों से लगभग 4 गुना अधिक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में काफी कमी आई है। आतंकवाद में कमी। 2018 में 417 आतंकी घटनाएं हुई थी। 2021 में ये संख्या घटकर 229 रह गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में लगभग 54%, सुरक्षा कर्मियों की मौतों में 84% और आतंकियों की भर्ती में लगभग 22% की कमी आई है, जिसका असर भी दिख रहा है। घाटी गुलजार होने लगी। इधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत काफी खराब है। आर्थिक स्थिति नासाज है, महंगाई दर 25% के आसपास है और आलम यह है कि बिजली भी गुल है। एनर्जी सेक्टर लोन के बोझ तले दबता जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने ब्लैकआउट से बचने के लिए नए प्लान का ऐलान किया। पाकिस्तान की सरकार ने देश के सभी मार्केट्स को रात 8:30 बजे ही बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। पाकिस्तान में बत्ती गुल नजर आ रही है। पाकिस्तान सरकार ने नई ऊर्जा संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत बाजार और मॉल रात 8:30 बजे तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया। शादी के मैरिज हॉल रात 10 बजे बंद करने का आदेश दिया गया है और फिल्म इन बल्क का उत्पादन 1 फरवरी से नहीं होगा। 1 साल के अंदर कॉनिकल गीजर का उपयोग अनिवार्य करने का भी आदेश इसके तहत जारी कर दिया गया। देश भर की स्ट्रीट लाइट्स बारी बारी से शुरू करने का फरमान जारी किया है और इसी के साथ ब्लैकआउट से बचने की पाकिस्तान की ये कवायद है। इसी के साथ वंदे भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही।